बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि हमारे सीनियर तजज़िया निगार हैं और चेयरमैन हैं PMHD TV और चेयरमैन हैं TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज़। नाज़रीन, हम जनाब कुरैशी साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े ही दबंग और आज़ादाना तज़किया करते हैं। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिससे 26 अफराद के हलाक होने की इतला है और साथ साथ 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और माली नुकसान की भी इतलात हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल दौरा किया है लाहौर का, और जिसमें मुख्तलिफ इजलासों की उन्होंने सदारत की है और सेनेट के हवाले से जो उम्मीदवार हैं PTI के, उनको फाइनल कर दिया गया, जिसकी तफसील मेरे पास मौजूद है। अगर कहेंगे तो मैं गुजारिश कर दूंगा या आप कर दीजिए तो जैसे बेहतर समझें। साथ साथ कल मुस्लिम लीग नून के जो सेक्रेटरी इतलात हैं ताउल्ला तारड़, जो कि साहबजादे हैं साबिक सदर जो तारड़ साहब रफीक तारड़ साहब, उनके जो साहबजादे हैं, वो कल डस्का में इंतखाबी मुहिम के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए और ड्रामे अंदाज़े दोबारा रिहा कर दिए गए। इसके अलावा सिंध में नैब ने आगा सुराज दुरानी और शर्जील मेमन और नबील कबूल से पूछगछ की है। सर, ये कल ही क्यों ये दो मेन काम हुए? पंजाब से ताउल्ला तारड़ को गिरफ्तार किया गया और सिंध में नैब ने तीनों आगा सुराज दुरानी, शर्जील मेमन और नबील कबूल से बड़ी तवील पूछगछ की है और उनसे अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन हुई है कल। तो इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे नून लीग ने भी अपनी उम्मीदवार फाइनल कर ली हैं सेनेट के लिए और पीपल्स पार्टी ने भी फाइनल कर ली हैं। पीपल्स पार्टी से जो उनके साबिक सेनेटर हैं रहमान मलिक साहब, उनको इस दफ़ा टिकट नहीं मिली है, और मुस्लिम लीग नून में जो राजा ज़फ़रुल्लाह हैं, जो उनके बड़े पुराने सेनेटर हैं, उनको भी इस बार टिकट नहीं दी गई है। और इसके साथ एक नया इजाफा हुआ है मुस्लिम लीग नून में, जनाब ज़ुबैर साहब जो हैं, जो साबिक गवर्नर सिंध हैं, उनको पंजाब से जनरल नशिस्त के लिए नामजद किया गया। तो हम जनाब कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने तज़किये का आगाज़ करें। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फ़ारूक डोगर साहब, प्रोग्राम आमने सामने की आप मेज़बान हैं और मेहमान हैं और आप एंकर हैं, सारे कुछ आप ही हैं। आप शुरू करते हैं, आपने 10 मिनट की गुफ्तगू करने के बाद 2 मिनट 50 सेकंड बोला, कह दिया कि आप खैर से 20 मिनट आप। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने जनाब अली जो कल पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, हम बात तो ही है, लेकिन उस झटके जो 6.4 रेक्टर स्केल पे बताए गए हैं, लेकिन अल्लाह ने महफूज रखा पूरे पाकिस्तान के अंदर, लोगों को उनकी जान और माल की हिफाजत रखी। मैं उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी पूरी कौम से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने गुनाहों से तौबा करें। देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस होना एक किस बात की निशानदेही है, मैं बताऊँ आपको। वो कल हमारे जो मोहतरम नियाज़ी साहब है ना, कौन, इमरान नियाज़ी साहब, उन्होंने कल खड्डा खोदा हुआ, बेलचा मारा जमीन के अंदर, तो वो इतनी कुव्वत से लगा जाके कि पूरा पाकिस्तान दरजिया हिल गया। बहुत बड़ी, ये तो अच्छी बात है कि तो अब आप सोचिए कि आपके साथ मुल्क के पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है, कैसे कैसे लोग हैं कि जनाब अली हमारे मुल्क के। सॉरी, ये बात मैंने जरा अज़राए मजाक कह दी, लेकिन बात यह कि हमें सोचना होगा। देखें, जब भी कभी ज़लज़ले या तूफान या कुदरती आफात आती हैं तो वो इस बात की अक्कासी करती हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको इशारा है कि आप समझ जाएं। और हमारी कौम जो इस वक्त गुनाहों की दलदल में धसी हुई है, हम भी गुनाहगार हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, बातें करते हैं, लेकिन हम भी कोई सुथरे नहीं है, धुले हुए नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करते हैं। तो मैं भी कहूँगा कि हमारी पूरी कौम को तौबा करनी चाहिए, बल्कि एक काम और भी करें कि इज्तिमाई तौबा करें। इज्तिमाई तौबा करने का तरीक़ाकार ये अख्तियार करें कि आप जो है, जिस तरह से जब कोई बरसात हो रही होती है, तेज़ बारिश हो रही होती है, अज़ानें दी जाती हैं, ज़लज़ले आते हैं, अज़ानें दी जाती हैं, आप इज्तिमाई तौबा इस तरह करें। कल इतवार का दिन है, पूरी कौम
मसाजिद का रुख करें और वहां जाकर निफिल पढ़े, निफिल पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन सच्चे रासिखुल अकीदा हुक्मरान अता फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा मुसब्बिल असबाब है, वो असबाब बनाएगा आपके लिए। और जहाँ तक आप करते हैं, दूसरी बात जो आपने की है, सारे बहुत सारे एक साथ बयान कर देते हैं ना, तो जरा सा मिक्सअप हो जाता है फारूक साहब। आप जी दूसरा आपका पॉइंट जो है वो ये तो अल्लाह ताला से बस दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला इमरान खान साहब ने दौरा किया ना, और वो इमरान साहब का दौरा, तो दौरे इमरान न्याज़ी साहब कहीं भी दौरे कर सकते हैं माली के पूरे पाकिस्तान के। इस वक्त जिस तरह से हमारे वजीर आजम साहब जो है वो बड़े एक्टिव आदमी हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, हर मामले को बड़ी खुशलूबी से और बड़ी तेजी से आजकल वो हल करने में तुले हुए हैं और एनर्जी उन्हें मिली है, कहीं से बूस्ट हुआ है वो। तो अब देखें क्या करते हैं वो। उन्होंने दरख्त लगाए, दरख्त गड्ढे खोदे हैं उन्होंने ना, बेलचे मारे जमीन के ऊपर ना, बड़ा बड़ा गहरा गड्ढा खोद कर दरख्त लगा रहे थे, मैंने देखा वो। अच्छा। हाँ, वो बड़ा बाकायदा उन्होंने खुद खोदा है खड्डा। अच्छा। और दरख्त भी अपने हाथ से खुद लगाया है। बड़ी बात। हाँ जी जनाब, दरख्त पकड़ के अपने हाथ से खुद लगाया। और फिर उन्होंने जनाब अली न्याज़ी साहब ने वो पानी देने वाला जो होता है ना लोटा, वो भी अपने हाथ से पकड़ लिया। अच्छा। उससे उन्होंने बाकायदा उसको पानी दिया है। ठीक है। तो आप बस ये है कि वो दरख्त तनावत दरख्त बन जाए और हमारे लिए सायेदार बन जाए, जो उनकी सोच है उसके मुताबिक। लेकिन खड्डा खोदते हैं, मैंने देखा उनको बाकायदा बड़ा गहरा खड्डा खोद के उसमें दरख्त लगाया उन्होंने। अच्छा, तो खड्डा खोदने में मुराद आपकी क्या है? बहरहाल बस मैं आप समझ जाए, पब्लिक समझती है, इशारा उनके लिए काफी है। तो अब आप आगे बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे थे वो मुझे बताइए, तो फिर मैं उस तरफ चलता हूँ। अभी देखें इमरान खान साहब ने कल जो मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की है, जिसमें उन्होंने जाहिर बात है कि पंजाब में पीटीआई को थोड़ा सा डर है कि उम्मीदवार अभी तक रहे। अभी भी देखें मुजफ्फरगढ़ से जो सोहेल लगारी साहब हैं, उन्होंने रिजाइन भी दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर आए थे। वो जिनका इंटरव्यू आया है, नहीं इंटरव्यू में वो एक एमपी है ना, क्या नाम है उनका? जी सोहेल लगारी साहब है, मुजफ्फरगढ़ से एमपी है, आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन पीटीआई ज्वाइन की थी, फिर इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, यंग से जो है, यंग से जो लड़के हैं जो बिल्कुल। तो इसके अलावा वो कहते हैं 5 से 10 अच्छा वो मजीद अरकान है। हाँ, उन्होंने ये कहा जो 5 से 10 अरकान हैं मजीद उनके साथ। देखिए मैं एक चीज बात करूं, देखिए जहां तक बात है सच और हक की, मैंने वो इंटरव्यू देखा है जो किसने लिया है वो इंटरव्यू, टीवी चैनल पे उन्होंने दिखाया था, मेरे ख्याल है जियो पे दिखाया शायद। अच्छा। वो मैंने इंटरव्यू देखा है उसका, वो उसके अपने अल्फाज नहीं है, जो कुछ वो वहां कह रहा था वो उसके अल्फाज नहीं है। अच्छा। उसके मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे। जो मैंने असेसमेंट किया है वो इंटरव्यू देखकर कि उसने पीटीआई के खिलाफ, इमरान न्याज़ी साहब के खिलाफ जो भी बातें की हैं, वो जो भी कुछ कह रहे थे वो अल्फाज उनके जो अदायगी का तरीक़ेकार था, जिस तरह से अल्फाज अदा कर रहे थे, उससे साफ और वाज़ेह ये चीज आ रही थी सामने खुल के कि ये उनके अपने अल्फाज नहीं है, उनके मुंह में अल्फाज डाले जा रहे हैं, उनसे ये बयान दिलवाया गया है, दिलवाया जा रहा है, इसका मफहूम ये बनता है। ये मैंने महसूस किया। बार अब वो किस हद तक सच है, किस हद तक गलत है, वो सामने आ जाएगा अभी इलेक्शन के अंदर। तो उनके पास से 7 अफराद और भी उनके साथ है, और वो क्या करेंगे, पहले क्यों गए थे, वो ये कह रहे थे कि जनाब यंगस्टर को पीटीआई ने बात की थी हम तवज्जो देंगे, कोई यंगस्टर को तवज्जो नहीं दी गई, फंड्स नहीं दिए गए, और उन्होंने बताया फंड दिए गए। अच्छा हाँ, मजे की बात ये जो उनके पॉइंट था, नुकता था, उन्होंने बताया कि फंड्स दिए गए। अच्छा। एमएनएस एमपीएस को, उसको कैसे पता लगा? तो उसको क्या पता? मैंने एमपीएस को फंड दिए गए ना, उसने बताया कि फला फला इलाके में इतने फंड दिए गए हैं, उसने बकायदा बताया। अगर एक एमपीए जो पीटीआई का एमपीए वो मीडिया पे आके बता रहा है फंड दिए गए, तो न्याज़ी साहब कैसे उसको इनकार कर रहे हैं अदालत के अंदर? एक बंदे के बयान को कोई फिर जस्टिस साहब के पास जो मैसेज आया है जी सही है जी, जो उन्होंने शो किया है तो उस पर उनको जनाब अली रोक दिया गया मुकदमे से, उसकी छानबीन करनी चाहिए, आया वो झूठ बोल रहे हैं आया सच बोल रहे हैं जी। फिर इस जस्टिस साहब के ऊपर भी मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा कि क्या हम ये समझते हैं कि अदालत ने जो ये फैसला किया है वो सही है कि उन्हें एक मुकदमा लड़ने से रोक दिया गया, या उनके खिलाफ सुनने से रोक दिया? उनके एक क्लैश चल रहा है, सुनने से रोक दिया गया, एक क्लैश चल रहा है। हुकूमत ने मैंने एक यूट्यूब के वो है क्या नाम है, तज्जिया निगार है, यूट्यूब पर आते हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने बाकायदा पिछले रेफरेंस देके कि माजी के अंदर जो है 12 जजों ने
बाकायदा एक 12 जजों का वो बैठा पैदल, उन्होंने किसी फैसले के ऊपर भी, आपको पूरा याद नहीं, उन्होंने, आप देखें तो बदल जाएगा आपको, उन्होंने किसी फैसले के ऊपर जाकर बाकायदा वाज़े तौर पर क्लियर ये बात की कि किसी भी जज को, चाहे वो किसी भी कोर्ट का हो, उसको ये अख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपने हममनसब या किसी भी जज को किसी भी रेफरेंस को सुनने से उसको पाबंद कर सके, रोक सके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, वो रेफरेंस उन्होंने कोट किया बाकायदा। तो अब उस सिनारियो में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हमारे जज साहब का जो फैसला है वो तो कतई गलत है, कतई गलत है। और आया सिर्फ ये इमरान नियाज़ी ही के फैसले के ऊपर जो है ये क्यों दिया गया, ये बात भी है काबिल गौर है। इसका मतलब ये है कि जनाब अली, अच्छा उनको कोई जज साहब किसी ने उस पर कोई अपील दायर की थी, किसमें इनको रोका जाए, तो फिर असकुद ये फैसला क्यों लिया गया? सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, या सुप्रीम कोर्ट को असकुद फैसला इस पे ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। तो गैर कानूनी है जो सर वो कानून इमरान शफकत साहब ने जो बताया उसके हिसाब से ये गैर कानूनी है। इमरान शफकत साहब एक यूट्यूबर हैं, वो कोई लायर तो नहीं है ना भाई, उन्होंने फैसले कोट किया, बाकायदा फैसले का रेफरेंस दिया है, बताया है, अगर ऐसा शिक्ष बताई सारी, जिनको उन्होंने रोका तो वही एतराज कर दें, करेंगे इस कानून से किया आपने, करेंगे ना। और नहीं सर ये ऐसे ही होता है, धड़ा धमका के आप रोकेंगे, जिसको धड़ा धमका के आप रोकेंगे वो क्या एतराज करेगा? सर इतना भी कोई वो नहीं है, अंधेर नहीं बची कि आप, अंधेरी तो बची भी है जनाब, अंधेर बचनी चौपट राजा गाए जा प्यारे बजाए जा बाजा वाला हिसाब चल रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। जी बिल्कुल अंधेर नगरी बची हुई है जनाब। अभी देखें पीटीआई ने, अंधेर नगरी नहीं तो क्या है, आप ये बताइए। चलिए मैं जो बात करना चाहता हूँ, आप पीटीआई की बात करें, आपने जो तनख्वाहें बढ़ा दी और उस पर क्या कह रहे हैं आप? 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया 4 महीने के लिए, 4 अरब रुपए महीने, 10 अरब रुपए महीना। सुन लीजिए मजाक बात सुन लीजिए, मजे की बात सुनिए, सुनाइए। कितने अरकान है टोटल पूरे? ये तकरीबन कौमी असेंबली के तो 300 कितने मेंबरान है गवर्नमेंट मुलाजमीन जो सरकारी तकरीबन 5,81,000। आपने खुद कैलकुलेट करके मुझे बताया ना सर। जी 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 5,81,000 अप्रोक्सीमेटली 6 लाख। जी जी 6 लाख अफराद के ऊपर आपने 10 अरब रुपए माना बढ़ा दिए जी। साल के कितने बने? ये तकरीबन 120 अरब, 1 खरब 20 अरब रुपए बनते। 1 खरब 20 अरब रुपए। ठीक है, जो सरकार के लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं, जो सारे सरकारी काम होते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, आपने कितने बढ़ा के आसान कर दिया उनके पास? 10 अरब माहाना। ठीक है, और जो सरकार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान को डुबोने में तुले हुए हैं, जो खुद एक सरकार है, जो खुद एक सरकार है, वो कितने अरब रुपए ले रहे हैं साल के? 85 अरब। 85 अरब रुपए तनख्वाहें दी जा रही हैं। जो अरबों रुपए की हेर फेर करते हैं वो अलग है। जो 85 अरब रुपए की तनख्वाहें दी जा रही है सालाना, तो सर इसमें तो कुछ लोग तो सैलरी लेते ही नहीं है। सेनेट के मेंबरान, कौमी असेंबली के मेंबरान, सूबाई असेंबली के मेंबरान, ये सिर्फ मेंबरान की बात कर रहा हूं और सिर्फ माहाना सैलरी की बात कर रहा हूं। जो 85 अरब रुपए सालाना बनती है, करते क्या है? असेंबली में क्या हो रहा है वो देख लीजिए आप। दंगा मुश्ती, लड़ाइयां, मार कुटाइयां, एक दूसरे पे गंद उछालना, इस बात का 85 अरब रुपए। कौन सा कानून बनाया, कौन सी आवाम को सहूलियात दे दी, कौन सी आवाम को जनाब अली। अच्छा, फिर इसमें भी तफरीक देखिए, मजे की बात, हर जगह तफरीक चली आ रही है। पाकिस्तान एक यूनिट पाकिस्तान था पहले, अब उसको यूनिटों में तकसीम कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, उसका जो मेंबर है उसकी तनख्वाह अलग है, ठीक है, सेनेट का अलग है, ठीक है, सूबाई का अलग है, ठीक है। अच्छा, अब सूबाई के अंदर तफरीक देखिए, आप सूबाई में तफरीक देखिए। जो हमारी बलूचिस्तान की असेंबली है उसके मेंबर्स की तादाद तो पहले कमी है। अच्छा, मेंबर की तादाद भी सिर्फ 65-64 कितनी है? 65 है। 65 तादाद मेंबर की, और उनकी बेचारों की तनख्वाह पता है कितनी है? 1,25,000 रुपए, 1.25 लाख, 1.25 लाख माहाना। अच्छी खासी सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी है जी जनाब है। अच्छा, उसके बाद आप सिंध पे आ जाइए। सिंध वालों में थोड़ा सा एहसान किया, नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा पे थोड़ा सा एहसान किया, उनकी 1,45,000 से बजाय सॉरी 1,25,000 से 1,45,000 कर दी, 1.5 लाख हो गए तकरीबन, यानी उनकी बढ़ गई। यानी अब ये देखिए, ये तासुब हो रहा है। वो भी असेंबली का मेंबर, पाकिस्तान के एक सूबे की, ये भी पाकिस्तान के एक सूबे के मेंबर, ठीक है। इसके बाद सिंध के अंदर आ जाइए। सिंध के अंदर वही 1,68,000 उसको और बढ़ा दिए। अच्छा, मजे की बात अब आप देखिए,
यहां पर मेंबर की तादाद भी बढ़ती जा रही है 65, फिर उसके बाद मेंबर की तादाद 145। अच्छा सिंध की जो है ना वो, सॉरी मैं गलत कह गया, खैबर पख्तूनख्वा की 1.5 लाख है, खैबर पख्तूनख्वा की 1.5 लाख है, मेंबर उनके हैं 145। अच्छा सिंध की जो है वो मेंबर है 148 और उनकी तनख्वाह 1,75,000 रुपए। अभी 2 पर कोई नहीं पहुंचा है। और पंजाब असेंबली के जिसके मेंबर सबसे ज्यादा हैं, सही है, सिंध सबसे ज्यादा पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा कलेक्शन पाकिस्तान का टैक्स सिंध से आता है, उसके असेंबली के मेंबरान की तनख्वाह जो है वो 1,75,000 रुपए माहना है। और पंजाब जिसके मेंबरान की तादाद सबसे बड़ी है, वहां पर तनख्वाह जो है 2.5 लाख है। यानी एक सूबाई असेंबली का मेंबर उसकी तनख्वाह 1,25,000, दूसरी सूबाई असेंबली का मेंबर उसकी तनख्वाह 2.5 लाख। तो ये कानून जो है ये अंधा कानून है, जो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान का कानून असेंबली आजाद है, बढ़ा ले। और जो रेवेन्यू जहाँ से आता है उस हिसाब से सैलरी दी जाती है। बलूचिस्तान का जो रेवेन्यू है उसको हिसाब से उनकी सैलरी है। पंजाब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, पंजाब का, और सिंध भी देता है, सिंध देता ही नहीं है, सिंध तो देता ही नहीं है, उनकी भी सैलरी कहाँ है सैलरी? नहीं ये मेंबरान भी कम है, सैलरी भी कम है। ये सूबों ने खुद डिसाइड किया ना जी ना, सूबों को डंडा किया हुआ है जनाब, जिन लोगों ने, वो आपको पता है कौन लोग हैं, ये सूबों ने बढ़ने नहीं देते। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा नियाजी साहब, पहले तो आप जो है ना इसको रिफॉर्म करें। अगर आप जो आए थे ना रिफॉर्म करने के लिए आए थे, आप जो आए थे इंसाफ करने के लिए आए थे, क्या बताइए आपने इंसाफ किया? 3 साल होने को आ गए, आपने किसके साथ इंसाफ किया? किसी एक जगह पर कम से कम असेंबली के अंदर ही इंसाफ करते थे, लोगों की तनख्वाहें बराबर करते थे। तो गवर्नमेंट मुलाजमीन जो उठकर आए थे तो सही तो उठकर आए थे, वहां भी महकमा में यही हो रहा है। एक महकमे का 17 ग्रेड का अफसर, उसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए, उस दूसरे महकमे का 17 ग्रेड का अफसर, उसकी तनख्वाह 65,000 रुपए। तो ये सब तासुब जो हो रहा है, हमारे यहाँ हमारा दीन कहता है, हमारा मजहब कहता है, जिसके नाम पर हमने ये जनाब अली पाकिस्तान हासिल किया था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अच्छा ये तो मैंने जो स्ट्रक्चर बताया ना आपका, ये तो सिर्फ तनख्वाहों का है। इसके बाद जो इमरात है ना, अल्लाह अकबर, उसको तो भूल जाइए आप, उसको तो आप गिनती काउंटिंग में ला ही नहीं सकते। तो अब ये सारी चीजें जब होंगी तो जनाब अली मुल्क के अंदर कहां से जो है वो गरीब को जो है, आवाम को जो है रिलीफ मिलेगा? सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाने के बाद आपने जनाब बड़ा एहसान जता दिया, गो हमने जनाब ये कर दिया। और भाई कौन सा एहसान? 25% बढ़ा दिया, कौन सा एहसान कर दिया यार? अपनी तनख्वाहें वो करो जो अंडर टेबल लेते हो, ये तनख्वाहें नाजायज दी जा रही हैं, वो अंडर टेबल लेते हैं, आप जो है वो गवर्नमेंट से देते हो। अच्छा ये तनख्वाहें नाजायज दी जा रही हैं, तो आपने कल वाले प्रोग्राम में क्यों इतना शोर डाला था कि जी आप इनकी वो करें, क्यों आपने ये बात की कि भाई इनको सैलरी क्यों बढ़ाई है, जब मैंने एतराज उठाया था? तनख्वाहें नाजायज किसको दी जा रही है? आप कह रहे हैं तनख्वाह नाजायज दी जा रही है सरकारी मुलाजिम? नहीं, मैंने कहा है असेंबली के मेंबरान को जो करोड़ों रुपए की रिश्वत देके सेनेट का टेस्ट वो लेते हैं, सीट लेते, तो खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब भाई इमरान खान तनख्वाह क्यों दे रहे हैं उनको? इमरान खान थोड़ी दे रहा था तनख्वाह, फिर गवर्नमेंट क्यों दे रही है? ये एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपने कोई लाना है, जो आप एक जो लेकर आते हैं जनाब अली नियाजी साहब जी, कानून लेकर आते हैं बगैर किसी को पास कराए, अमेंडमेंट कर देते हैं जनाब अली। अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो इस पर लेते भाई। कौमी असेंबली के मेंबरान नहीं लेते, सूबे के मेंबरान नहीं लेते, सेनेट नहीं लेते। आपका चेयरमैन तो ले सकता है, सेनेट का चेयरमैन भी नहीं लेता, चले आपका चीफ जस्टिस तो ले सकता है। सर जो भी मामला होते हैं आप सारा मुद्दा इमरान, अब ये देखें ये भाई इमरान खान पे इसलिए डालते हैं सारा मुद्दा कि इमरान खान ने झूठा ख्वाब क्यों दिखाया पाकिस्तानियों को? तो अभी टाइम तो दे उन्हें, टाइम तो दे, जब जमीन बोस हो जाएंगे फिर वो अल्लाह करे कौन सा जमीन बोस हो रहा है ना, जल्जले आ रहे नहीं, इसलिए जल्जले आ रहे हैं। झूठ पे झूठ, जब खलीफातुल मुस्लिमीन और जब कंट्री का हेड जी झूठा बोलेगा तो इसी तरह के जल्जले आएंगे। ये भी बिल्कुल जनाब अली, जब आपका जिसे आप मदीने की रियासत का तस्वर देने वाला कहते हैं, जिसे आप जनाब अली कहते हैं वो इंसाफ करने वाला है, जब इंसाफ करने वाला ही झूठ बोलेगा, मकर करेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा तो यही होगा।
नहीं सर, जनाब अमाल सुधारने अपने, ये कुदरती आफत ऐसे ही नहीं आती हैं, ये हमारे अमालों का नतीजा है, यहाँ से लेके वहां तक के अमाल सबके। अभी आप लोग दूसरी बात कर रहे थे कि जनाब अली उनको ने अपने कार्रवाई करके जनाब अली सिंध के अंदर 3 4 5 लोगों का शर्जील मेमन और दूसरे के आगा सराज दुरानी। बात ये है कि देखिए ये सारी कार्रवाइयां जो हो रही है ना, ये इशारे होते हैं पीछे से, उस पर कार्रवाई होती है, ऐसे ही जगह जाके नहीं हो जाती। अगर देखिए एक तसलसल होना चाहिए अदालतों के अंदर, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कौन तो मतलब केस चल रहे हैं ऑलरेडी, पहले से चल रहे हैं, तीनों पे चल रहे हैं। तो जब इलेक्शन सिलेक्शन की बारी आती है तो उस वक्त ये सारे केस खुल जाते हैं, वैसे ठंडे पड़े रहते हैं। ये एकदम वो तो चल रहा है, ऐसा केस तो चल रहा है ना, केस तो चल रहा है। तो ये सड़क खाने में ये अचानक एकदम जब इलेक्शन सर पर आया जी, तो नियाजी साहब ने ऐलान कर दिया, जो गवर्नमेंट बुला सॉरी अपने मेंबरान को फंड दे रहे हैं तरक्याती। जब इलेक्शन सर पर आया तो नियाजी साहब ने जनाब अली कह दिया जी ओपन हेड के जरिए जो है ना वो सिलेक्शन होगा। ओ भाई मेरे बात सुनो, जब आप 2.5 साल से बैठे हुए थे, पूरा 3 साल से, तो उस वक्त से अब तक आपने सबसे ज्यादा मरोड़ जो है ना इस वक्त मौलाना फजल रहमान मेरे भी हो रहा है ना ओपन बैलेट का, सबसे ज्यादा उसको इस वक्त क्यों, इस वक्त क्योंकि उसकी तो मंडी खत्म हो गई है, इस वक्त क्यों, उसने तो पैसे इस वक्त क्यों, पहले 2.5 साल से सो रहे थे। अगर आपने कोई बिल पेश किया 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सीजन खराब करवा दिया, उनका तो सीजन थे पैसे चलिए ठीक है। अब आप बात कीजिए क्या आपका दूसरा है। अच्छा दूसरा ये है कि पीटीआई ने भी अपने उम्मीदवार वो आप बता दीजिए, जो फाइनल नून लीग ने भी फाइनल बता दिए, वो आप बता दीजिए, और पीपी ने भी फाइनल। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सेंटर आ रहा है कौन यार, आप बता दिए सारे। सर आपको इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये इंटरेस्ट है कि हमारी आवाम को कब रिलीफ मिलेगा। कोई भी सिलेंडर आए, कोई भी वजीर आला आए, कोई वजीर आजम आए, कोई जनरल आए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन क्या होगा। इमरान खान साहब को मजबूत करें ना, कैसे करें, उनके हाथ मजबूत करें, एक जैसे उनके हक में बयान दें, उनकी तारीफ करें, उनको प्रेस करें। वाह भाई वाह। तो देखिए झूठों के हक में हम बयान दें, झूठों को हम उनकी तारीफ करें, जिन्होंने सबसे ज्यादा कौम से झूठ बोल के इस मनसब पर बैठे और अभी तक कौम को धोखा दिए चले आ रहे हैं, हर जगह पर यूटर्न ले रहे हैं, हर मैच में उन्होंने बर्बाद कर दिया। नहीं जी 2.5 साल में उन्होंने हर मैच में, अगर 5 साल के बाद देखिएगा क्या तरक्की होती है। 2023 के बाद पाकिस्तान, तो पहले भी कह चुका हूं मैं आपको, बार बार कहता हूं, पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का तोहफा है मुसलमाना ने आलम के लिए। और कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफ़्क़ाकार ने जो जद्दोजहद करके ये मुल्क हासिल किया, ये जो खित्ता हमें मिला है, ये अल्लाह तबारक तआला की देन है, ये मुसलमानों से नहीं छीनी जाएगी। लेकिन इन जैसे लोग ये पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकते। चले जी, ये खुदा की कोई, खुदा का कोई जो है ना एक करिश्मा और हमें देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा और जाएगा, पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करेगा। लेकिन अल्लाह से हम डरते हैं, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, उसके यहाँ जो फैसले होते हैं वो बड़े फैसले बेहतर होते हैं। हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, कौन बेहतर बनेगा ये आगे देखा जाएगा। फिल वक्त जो नजर आ रहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हो रहा है, जो नजर आ रहा है। मुस्तकबिल में क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह किसी से भी काम ले लेता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से काम लिया था, इमरान खान से भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से काम लिया, एक ऐसे आदमी से काम लिया कि मुल्क को इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया, मुल्क के अंदर कादियानियों को अक़लियत करार दे दिया, मुल्क के अंदर जनाब अली कानून और सुन्नत हो गया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो से काम लिया। आज भी मज़ार बना हुआ है, हजारों लोग जाते हैं उसके मज़ार के ऊपर फातिहा पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो इस्लाम का राह लाते रहे ज़िया-उल-हक जैसे, उनका क्या असर हुआ वो भी देख लीजिए। धोखा ये देखे, अल्लाह किससे भी काम दे ले, हो सकता है अल्लाह इससे काम दे ले, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो उस वक्त हो रहा है मुल्क के अंदर, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ग्रांड रियलिटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आपका कोई और पॉइंट रहेगा जनाब अली? ये चोर डाकू शर्जील मेहमान आगा सराज दुरानी, इनके ऊपर मुकदमा है, इनको तो अब छोड़ा हुआ कि क्यों है बाहर जनाब? मैं ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बाहर कैसे घूम रहे हैं दंदनाते हुए? जी 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 चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कुरैशी साहब जी। नाजरीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने आरा से कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।